नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और नेट के पेपर 1 और यूनिट 1 में से एक टॉपिक है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, और उन्हीं में से जो दो आवश्यक तत्व जो रह गए थे, जो एक है उनमें से कि संस्थागत सुविधाओं के द्वारा प्रभावित होने वाला शिक्षण और शैक्षिक वातावरण के द्वारा प्रभावित शिक्षण। इन दो टॉपिक्स को लेकर मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि संस्थागत सुविधाएं होती क्या हैं। असल में जहाँ पर शिक्षण हो रहा है उस संस्था के द्वारा प्रदत्त की गई जो सुविधाएं हैं वो हैं या नहीं है या पर्याप्त हैं, और उनके होने या न होने से अगर शिक्षण प्रभावित होता है तो उसको कहते हैं संस्थागत सुविधाओं द्वारा प्रभावित होने वाला शिक्षण। अब संस्थागत सुविधाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है आंतरिक और एक है बाह्य। आंतरिक को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, मानवीय और जो मूलभूत भौतिक सुविधाएं होती हैं। मानवीय आंतरिक संस्थागत सुविधाएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे प्रबंधक है, वहाँ का प्रधानाचार्य जी हैं, शिक्षकों की संख्या कितनी है, पर्याप्त है या नहीं है, सफाई कर्मी वहाँ पर है या नहीं है, चपरासी है, गार्ड है, परिचायक है, डॉक्टर है, एचआर कैसा है वहाँ का, और काउंसलिंग कैसी है। तो काउंसलर एक अच्छे विद्यालय में काउंसलर का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि हम मूलभूत भौतिक सुविधाओं की बात करें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसके अनुसार क्या है कि कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए, संस्था में होनी चाहिए। एक तो उसमें उपलब्ध क्षमता होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए छात्रों के लिए, ठीक है। शैक्षिक, सहशैक्षिक और भौतिक विभागीय कार्यक्रमों की उसके पास सूची होनी चाहिए। उसके जो कक्ष हैं वो क्षमतावान होनी चाहिए, उपकरणों से लैस होनी चाहिए, ठीक है। सभी गर्मी से और बचने से, आग आदि से बचने के उसमें उपाय भी होने चाहिए, और साथ साथ जो शैक्षिक सहायक सामग्री है उनसे भी वो युक्त होना चाहिए। इसके अलावा टीचिंग एड्स उसमें होना चाहिए, आईसीटी है, बोर्ड्स हैं और प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है, लाइट है, फैन है, मार्कर है, विंडो, फर्नीचर और ये चार्ट्स, ठीक है, सारी जितनी भी चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी बोर्ड्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कक्षाओं में होनी चाहिए। शौचालय विद्यालय में होना चाहिए। स्कॉलरशिप्स और पुरस्कार की जो है सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए छात्रों के लिए। पुस्तकालय एक विद्यालय में होना चाहिए। परीक्षा केंद्र, स्टाफ रूम, कैंटीन और फर्स्ट एड रूम, सेमिनार रूम, ग्राउंड, तो ये सभी एक कुछ बेसिक जो मूलभूत भौतिक सुविधाएं हैं ये एक संस्था में होनी चाहिए। और यदि ये न हो तो इनसे शिक्षण प्रभावित होगा ही, क्योंकि यही आवश्यक तत्व हैं, यही हैं जो एक विद्यालय को विद्यालय बनाती हैं, जिसमें छात्र पढ़ने जा रहे हैं। इन सभी छात्र के साथ, ठीक है, मतलब शिक्षक और छात्र के होने से ही कोई विद्यालय नहीं बन जाता। आज की यदि समाज में हम निरंतर अपने शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इन सभी सहायक सामग्रियों का होना बहुत ही आवश्यक है। लैब होनी चाहिए उसमें, जैसे साइंस की लैब है, कंप्यूटर की लैब है, मैथ्स की है, लैंग्वेज की लैब है, और कॉलेज का अपना या स्कूल का अपना जो है वो एक ड्रेस होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म, और बुक्स वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। पुस्तकालय तो है लेकिन वहाँ पर बुक्स ही नहीं है, ठीक है, कॉपीज छात्रों के लिए होनी चाहिए। तो ये सभी ऐसी सुविधाएं हैं जो संस्था के द्वारा प्रदत्त होती हैं, और संस्था में इन सभी सुविधाओं का होना बहुत ही आवश्यक है। और मेरे ख्याल से ये किसी भी विद्यालय को जब मान्यता मिलती है उससे पहले जो चेकिंग होती है तो संस्था जो है डिपार्टमेंट्स के द्वारा या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी ये सभी चेकिंग करने के लिए आते हैं, वहाँ से जो कर्मचारी होते हैं, कि विद्यालय में आपकी सुविधाएं हैं या नहीं है। यदि आप पूरी सुविधाएं होने का दावा करते हैं उसके बाद ही आपके विद्यालय को मान्यता मिलती है, आपको विद्यालय खोल पाने की मान्यता मिलती है, ठीक है, आपको अनुमति मिलती है। इसके अलावा अगर बाह्य जो संस्थागत सुविधाएं हैं उनकी यदि बात करें तो सरकारी योजनाएं कौन कौन सी है तुम्हारे विद्यालय में, वो लागू हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, कोई अनुदान आपको मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। एनजीओ के द्वारा भी बहुत सहायता मिल जाती है विद्यालयों को, वित्त पोषित कुछ विद्यालय होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम संस्थागत संसाधनों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक है शैक्षिक, जिसमें कि विद्यालय भवन आदि आ जाते हैं, और एक सह शैक्षिक जो शिक्षा के साथ साथ चलती हैं, जैसे कि पुस्तकालय है, ग्राउंड है, ठीक है, इस कैंटीन्स हैं, तो ये सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और अगर इनमें से किसी में भी कमी पाई गई तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रभावित होगा और आपको अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब शैक्षिक वातावरण, ठीक है, क्या इससे भी शिक्षण प्रभावित होता है? विद्यालय भी आपके पास मूलभूत सुविधाएं भी हो गई हैं, सारी संस्थागत सुविधाएं जो है आपको प्राप्त हो गई हैं, विद्यालय भी खुल गया है या कॉलेज भी है खुल गया है, लेकिन एक वातावरण जो है, एक एटमॉस्फेयर जो है शिक्षण का, ठीक है, टीचिंग का, वो आप क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो वहाँ पर है या नहीं है। चौराहे पर खोल दिया है विद्यालय, दिन भर वहाँ पर जो है हॉर्न होता है, प्रदूषण होता है, तो वहाँ पर क्या विद्यालय चल पाएगा सारी सुविधाओं के होने के बावजूद? तो वही बात है कि शिक्षण वातावरण, शैक्षिक वातावरण
क्या शिक्षण को प्रभावित करता है, तो उसी के बारे में आप जानते हैं। शैक्षिक वातावरण असल में क्या है, शिक्षा आसानी से और सहजता से और सुगमता से जो है शिक्षण प्रक्रिया जो है चल पाए, ठीक है, उसी के लिए एक एटमॉस्फेयर, एक अनुकूल वातावरण का होना ही क्या कहलाएगा, शैक्षिक वातावरण कहलाएगा। और इसमें जो भौतिक कारक क्या होंगे, वो मूलभूत भौतिक सुविधाएं होंगी जो इस शिक्षण वातावरण का निर्माण करेंगी, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय और विषय संसाधन क्या होते हैं, स्थानीय कारक क्या हो सकते हैं इसके, वातावरण हो सकता है वहाँ का, पर्यावरण हो सकता है, और शिक्षा के प्रति जागरूकता कितनी है लोगों में, ठीक है, वो भी बहुत मायने रखती है कि सारी सुविधाओं के होने के बावजूद वो इतनी महंगी हो गई कि लोग उसमें जा ही नहीं पा रहे हैं, या फिर लोगों को लग ही नहीं रहा है कि शिक्षा प्राप्त करनी जरूरी भी है, क्योंकि खेत भी उनके पास है और भी कई सारे काम हैं। तो सबसे पहले लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, और फिर शैक्षिक सुविधाएं जो है वहाँ पर, मूलभूत सुविधाएं जो है वो भी वहाँ पर होनी चाहिए, और उसके बाद जो है शैक्षिक वातावरण का निर्माण, एक अच्छे एक सकारात्मक एक अनुकूल शैक्षिक वातावरण का निर्माण वहाँ पर होता है। विषय संसाधनों की बात यदि करें तो टीचिंग एड्स इसमें बहुत ही सहायक सामग्री के रूप में उपस्थित होते हैं। सामाजिक घटकों की बात करें तो मिशनरी हैं, कॉन्वेंट हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, या एनजीओ डिपेंड्स जो कॉलेज है, या प्राइवेट है, कोई धार्मिक स्कूल हैं, तो ये सभी जो है सामाजिक के अलग अलग, समाज के अलग अलग घटकों पर आधारित या खुले हुए शैक्षिक संस्थान होते हैं। इसके अलावा समाज में रहने वाले जो पहले जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू की और फेल हो गए, तो फेलियर स्टूडेंट्स, उनको भी कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, स्कूल के ही अपने फेलियर स्टूडेंट्स हैं, या कुछ समाज के ही गतिविधियों के कारण, ठीक है, या समाज में अच्छा वातावरण न होने के कारण कुछ बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाता है, क्रिमिनल्स हो जाते हैं, कुछ बच्चे छोटी उम्र में ही गलत काम करने लग जाते हैं, तो उनके वो फिर सरकार जब सुधरने का मौका उनको देती है, तो स्टूडेंट्स के रूप में तो उनको भी कैसे लेके चलना है साथ में, या फिर दिव्यांग जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनको भी जो है उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करानी है, उनको भी आगे बढ़ाना है। तो ये सभी जो है ये सामाजिक घटक हो जाते हैं, और इन सभी को साथ लेने की प्रक्रिया जब चलती है, और तब जाके एक अच्छे शैक्षिक वातावरण का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ हमने समझ लिया। आवश्यकता इसकी यही है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, और हम उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके जिसके लिए शिक्षण प्रक्रिया की जा रही थी, और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए छात्र को, ठीक है, देश का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, और शिक्षण प्रक्रिया को अच्छी तरह से चलाने के लिए, सुगमता से चलाने के लिए ही शैक्षिक वातावरण का निर्माण जो है वो बहुत आवश्यक होता है। इसके सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, जैसे समावेशी परिवेश को विकसित करना, अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, ठीक है, विभिन्न पृष्ठभूमियों से बच्चे आते हैं, गरीब अमीर सभी तरह के बच्चे कक्षा में आते हैं, विभिन्न धर्मों के बच्चे आते हैं, तो उन सभी को लेकर साथ में एक समावेशी वातावरण कैसे बनाया जा सके, तो उसमें जो है यदि आप समावेशी वातावरण बना पाते हैं, ठीक है, सबको एक साथ मिलकर लेके आते हैं, तो एक आपने अच्छा शैक्षिक वातावरण कहलाया जाएगा। उसके बाद संज्ञानात्मक स्पेस को विकसित करना, विद्यार्थियों को सुरक्षित और आपत्ति रहित महसूस कराने के लिए कक्षा की दिनचर्या को विकसित करना, शिक्षण परिवेश का सतत विकास यदि आप करते हैं तो उससे भी शैक्षिक वातावरण, एक अच्छा शैक्षिक वातावरण बनता है। क्या क्या कार्य हो सकते हैं शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में, एक तो सभी को शामिल आपको करना पड़ेगा, सबको बराबर मौका देना है, ठीक है, सिर्फ जो उच्च प्रतिभा वाले जो छात्र हैं उनको ही आपको प्रोत्साहित नहीं करना है, लास्ट बेंच पर बैठा जो विद्यार्थी है जो अपने आप को कक्षा में सम्मिलित नहीं कर पा रहा है उसको भी सम्मिलित करना और उसको भी दायित्व सौंपना, उसकी प्रतिभा में भी निखार लाना, वो भी शिक्षक का ही कार्य होगा। और जब एक अच्छा शैक्षिक वातावरण होगा तो निश्चित रूप से सभी का समग्र विकास होगा। उसके बाद आत्मसम्मान पर संकेंद्रण होना चाहिए। आत्मसम्मान व्यक्ति का जब जागेगा तो निश्चित रूप से उसमें दायित्व निभाने की भूमिका भी आएगी, ठीक है, लीडरशिप्स उसमें जगेगी। लचीलापन होना चाहिए, कठोरपन नहीं होना चाहिए शैक्षिक शिक्षण प्रक्रिया में। तो लचीलापन जब होगा तो एक अच्छा शैक्षिक वातावरण का निर्माण होगा। अच्छे व्यवहार का अनुकरण करना, ऊंची अपेक्षाएं, अपने अध्यापन में विविधता लाना, ठीक है, एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, सो रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरी क्लास में बच्चे सो रहे हैं तो मुझे अपनी विधि को बदलना पड़ेगा, टीचर्स को अपनी विधि को बदलना पड़ेगा कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो इन जो है सोने से या बोर होने से जो है वो इन क्रियाओं को छोड़ करके वो मेरी क्लास में इंटरेस्ट लेने लगे, वो कैसे किस प्रकार किया जाए, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा को दैनंदिन से जोड़ना, शिक्षा ऐसी हो जो बाहर समाज में उसको बच्चा जोड़ भी पाए, ठीक है, उसको घटित कर पाए। और भाषा का उपयोग,
ठीक है, उचित भाषा का उपयोग करना और विशिष्ट अध्यापन दृष्टिकोण जिसमें कि प्रश्न पूछना, आकलन और समूह कार्य, टीम वर्क जो है इस तरह से वो होनी चाहिए। विभेदन, ठीक है, मतलब अलग अलग समूह बना करके अलग अलग कार्य के लिए प्रेरित करना या सौंपना उनको। विचारों की निष्पक्ष जांच के लिए अन्वेषणों का उपयोग करना और आंकड़े एकत्रित करना, विषय के बारे में सोचना, अपने अन्वेषण की योजना बनाना, अन्वेषणों का निष्पादन और रिपोर्ट करना। अन्वेषण का मतलब खोज प्रक्रिया, ठीक है, अनुसंधान की प्रवृत्ति, रिसर्च की प्रवृत्ति छात्र में बचपन से ही डाल देना। नतीजों की व्याख्या करना, ठीक है, जो भी खोज उन्होंने की है या अनुसंधान या रिसर्च उन्होंने किसी टॉपिक पर की है तो वो उसको जो है विश्लेषित भी कर सकें, उसकी व्याख्या भी कर सकें, उसके बारे में बता भी सकें। संसाधनों का अनुकूलन करना, मतलब संसाधनों, हम ये कहें कि संसाधन तो हमारे पास है लेकिन हमारे पास वो क्षमता नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं कि हम उनका उपयोग कर पाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास संसाधन हैं तो आप उनका अनुकूलन करें, मतलब कि उनको उनका प्रयोग करने की क्षमता अपने अंदर लाएं और या फिर प्रशिक्षण के माध्यम से उनका प्रयोग कर पाएं, ठीक है। और यदि ऐसा हो तो शिक्षण प्रभावित सकारात्मक तरीके से होता है। और यदि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बिना किसी प्लानिंग के बस स्कूल खोल दिया बस और चल रहा है, फीस ले ली है, अब तो आप पढ़ाएं ना पढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप इस तरह से चलते हैं तो शिक्षण प्रभावित होगा और निश्चित रूप से वो आपके उद्देश्यों की प्राप्ति तो बिल्कुल भी नहीं कराएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक अच्छे शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि संस्थागत सुविधाओं के द्वारा, ठीक है, उनके होने या न होने से किस प्रकार शिक्षण प्रभावित होता है और शैक्षिक वातावरण से शिक्षण किस प्रकार प्रभावित होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।